सर नीलेश जैन भी हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर गोदावरी बायो रिफाइनरीज पर आपकी राय क्या बन रही है सर? शायद नीलेश जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से बिल्कुल जी 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 कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर 270 के आसपास फिलहाल पहुंच चुका है और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिला है, बट कोई मेजर अपमूव शायद हमें यहाँ पर देखने को ना मिले। ऊपरी स्तर पर 276 का एक ब्रेकआउट जोन है, अगर उसके ऊपर ये निकलता है उसके बाद यहाँ पर और भी मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 264 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर अवॉइड करें। अगर 276 के ऊपर अगर ये निकलता है तब यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके बाद 285 से 290 तक की अपसाइड ओपन होती नजर आएगी। तेजी और भी एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा नीलेश जी को लगता है, तो एक अहम खबर है। चलिए आप अपनी पिक भी बता दीजिए सर। क्लोजिंग कॉल्स में आपके टॉप ट्रेड्स क्या है नीलेश जी? बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस है। जिस हिसाब से कुछ चुनिंदा एनबीएफसी स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, यहाँ पर फोकस पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है मुथूट फाइनेंस, ये पर्टिकुलर काउंटर हमें पसंद आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर और आज के सेशन में 4% का ओआई इजाफा हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 3360, 3380, 3360 और 3380 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3270 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस इसको खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है BHEL भेल। भेल को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिल रहा है। 278, 280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 265 का स्टॉप लॉस रखना होगा। BHEL को लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई है और इसी बीच जुनिपर होटल्स के भी नतीजे आ गए हैं। घाटे से मुनाफे में कंपनी आ गई है, अच्छी खबर है। उसके बाद देखिए स्टॉक में भी अच्छा रिएक्शन है, करीब करीब 5.5% की मजबूती जुनिपर होटल्स में दिख रही है और सडन स्पाइक देख सकते हैं। साफ तौर से नतीजे आने के बाद ये तेजी दिख रही है, ये तेजी और बढ़ी है। 29 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो अब 17 करोड़ हो गया है और अच्छी खबर से, और यहाँ पर रिएक्शन भी साफ तौर से दिख रहा है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लगातार जो भी नतीजे आएंगे वो तो बताएंगे ही, और आगे आपके लिए BTST STVT कॉल्स होगा और साथ ही मार्केट एट 3 बजे के लिए कौन से बड़े एक्शन वाले और खबरों वाले शेयर्स है वो भी लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में एक्शन भरपूर है और नतीजों का भी एक्शन भरपूर है। अब फोकस करते हैं बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं नतीजे। और आप देखिए स्टॉक की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी सुस्त हुई थी, पर अब करते करते डे हाई के आसपास आ चुका है। 2% की तेजी फिलहाल दिग्गज बजाज फाइनेंस में आप देख सकते हैं। आमतौर पर जब भी कॉमेंट्री आती है एक बड़े मूव्स जो है हम आते हुए देखते हैं, बट ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट्स क्या उम्मीदें लगा रहा है बजाज फाइनेंस से इस बार। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास, जो कि ये पूरे एस्टिमेट्स लेकर तैयार हैं कि क्या कर रही है मार्केट्स इस बार बजाज फाइनेंस से उम्मीदें। हर्ष बताइए। जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रहा ये क्वार्टर। 4.7% QOQ रहा, स्लाइटली म्यूटेड, पर अब आएगा फेस्टिव सीजन का वक्त। सो एक सेंस आएगा कि फुल ईयर कैसे बजाज फाइनेंस देखता है अपने लोन ग्रोथ को। तो ये पहली चीज़ होगी जो मॉनिटरेबल होगी। जब मार्जिन्स की बात करें, थोड़ा इंचअप होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेक्टेड है। कितना इंचअप होगा उस पे से हम जो कमेंट्री आएगा उस पे से डिटर्मिन कर पाएंगे कि किस दिशा में जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो थोड़ा कम होगा लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट, क्योंकि वही ट्रैजेक्टरी रहा है और अगर वो कम हुआ तो उसे प्रोग्रेस माना जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी होगी कि क्रेडिट कॉस्ट का फुल ईयर नंबर कैसा होगा। 1.85% का गाइडेंस है, क्या वो गाइडेंस वो मीट कर सकता है कि नहीं, वो भी एक स्ट्रीट की नज़र उस मेट्रिक पे भी रहेगी और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन्स और क्रेडिट कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट
लाइकली अराउंड 4% QOQ से ग्रो होगा, जस्ट 5,000 करोड़ से जस्ट नीचे के आसपास वो नंबर पे एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस से। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष ये पूरी जानकारी के लिए। तो बजाज फाइनेंस के नतीजों पर रहेगी नज़र और साथ ही साथ नए लोन बुक की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी घटती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं किस तरीके से नंबर्स कंपनी डिलीवर करती है। पर एक बार नीलेश इस पे चार्ट चेक और लेवल्स भी बताइए क्योंकि हाल फिलहाल जो एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है बजाज फाइनेंस, क्या लगता है कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? ने पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पर देखा है स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखे तो हाइट अपन एवर्टन फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते मेरे ख्याल से यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड हाई हमें आता हुआ नजर आ रहा है। 1120 1150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। रिजल्ट के पहले जिस हिसाब से काउंटर मूव कर रहा है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आने की उम्मीद है और सपोर्ट है बेस मैं कहूंगा वो शिफ्ट हो चुका है 1050 पर। तो वहां पर स्टॉप लॉस रखे जिनके बाद लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। फ्रेश खरीदारी के लिहाज से बेहतर होगा कि अवॉइड करें क्योंकि आज ऑलरेडी एक्सपर्ट दिखा चुका है। तो बाय एंड डिक्लाइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन अभी करंट लेवल पे ना खरीदे, वेट कर ले। और अगर आपके पास है तो 1050 का जो बेस सपोर्ट है उसके आसपास का एसएल भी आप लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी आनंद शुक्ला के पास, वो मार्केट एट 3 लेकर मौजूद है। बताइए आनंद। जी हाँ विश्वा, अगर 3 बजे तक के बाज़ार की तरफ देखें आज बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है और जो सेक्टर सबसे बढ़िया कारोबार करता नज़र आ रहा है वो है आईटी का। आईटी शेयरों में तेज़ी दिखाई दे रही है। इन्फोसिस देखिए, एम्फेसिस देखिए, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सभी शेयरों में करीब 2 से 4% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम वाले शेयरों की बात करें कि वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है तो ट्रेंट का शेयर देखिए मिले जुले नतीजे आए थे लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज ने लक्ष्य घटाया है जिसके चलते करीब 7% की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है और औसत से करीब 13 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं इपिग्रेल की बात करें तो नतीजे आए हैं, कंपनी के कमज़ोर नतीजे आए हैं और 6 से 7% की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। टोरेंट फार्मा की बात करें तो 6% की तेज़ी दिखा रहा है शेयर और औसत से करीब 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम टोरेंट फार्मा के शेयर में भी दिखाई दे रहा है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनकी बात करें सुप्रजीत इंजीनियरिंग की तरफ देखिए मुनाफा जो है करीब 7% बढ़ा है। वहीं आय की बात करें तो आय में भी करीब 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा और एबिडा मार्जिन में भी बढ़त के चलते आज शेयर करीब 2% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा सफारी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंपनी के जो नतीजे हैं वो मुनाफे में अच्छी खासी करीब 56% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ आय भी 17% बढ़ी है। एबिडा की बात करें तो 48 करोड़ से बढ़कर अब 74 करोड़ पर पहुंच गया है जिसके चलते शेयर में आज 5 से 6% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो न्यूलैंड लैब पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और खरीदारी की राय बरकरार रखी है। जो लक्ष्य है वो दिया है 17,700 से बढ़ाकर अब 22,130 का कर दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के जो नतीजे थे वो काफ़ी बेहतर आए थे अनुमान से और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था जिसके चलते शेयर करीब 2% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ओके, शुक्रिया आनंद ये पूरी डिटेल्स लेकर, पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए। लेकिन एक और स्टॉक जो आपने मिस किया आनंद वो है HBL इंजीनियरिंग का। यहाँ पर भी अनयूजुअल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शनिवार को नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे और जो कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा था वो 387 करोड़ का था दूसरी तिमाही में और जो 345% की ग्रोथ दिखी थी मुनाफे में और उसका असर दिख रहा है। 52 वीक हाई पे स्टॉक है, करीब 13% की तेजी HBL इंजीनियरिंग में। श्रीकांत जी, HBL इंजीनियरिंग को लेकर आपकी राय क्या है? तो देखिए HBL इंजीनियरिंग में भी हमने काफी अच्छे गैप अप ओपनिंग देखी लेकिन ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बना हुआ है और लगता है कि इसमें यहां से भी और तेजी बन सकती है। करेक्शन में लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफी चला हुआ है लेकिन करेक्शन यानी माइनर करेक्शन 50-60 रुपए का करेक्शन अगर आता है तो आपकी एंट्री प्राइस अच्छी हो सकती है।
बट अगर लंबी अवधि का नजरिया हो, यहाँ से कम 3 से 6 महीने का अगर नजरिया हो, तो मैं कहूंगा कि करंट लेवल से भी इसे खरीदे और हायर लेवल्स में हमें लगता है कि ये स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली एक बार 1400 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये सलाह है HBL इंजीनियरिंग को लेकर। कुछ और स्टॉक जहां पे आज अच्छी मजबूती है, एक ब्लिस GVS फार्मा, यहाँ पर 15% की तेजी दिख रही है। निफ्टी 500 के स्टॉक में सबसे मेजर गेनर है यहाँ पे, 15% की तेजी, ब्लिस GVS फार्मा। नीलेश जी, ब्लिस GVS फार्मा को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, आज नो डाउट 15% का उछाल जरूर है, बट अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखें तो इसी प्रकार की एक बड़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखी थी। तो आज मियरली जो गैप फिलिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग के मुकाबले ये अभी भी लोवेस्ट लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो ज्यादा कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड है और हो सकता है ऊपरी स्तर पर 155 160 तक का ये पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ नजर आए, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि स्टॉक को करंट लेवल पर अवॉइड करें। कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो 135 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए बने रह सकते हैं। तो चलिए ये काउंटर पर नज़र रखेंगे। जी हाँ, आई गेस नतीजे आए थे यहाँ पर और उसका एक रिएक्शन जो है आपको दिख रहा है। लगभग 15% की शानदार तेज़ी आप इस काउंटर में देख रहे हैं। बट कल परसों जो है आई थिंक वो SIP के भी डेटा आने वाले हैं और उसके ठीक पहले कुछ एक AMC काउंटर्स जो हैं वो थोड़ा सा मूव ज़रूर दिखा रहे हैं। रेडार पे आ रहा है HDFC AMC। यहाँ पर हमने हाल फिलहाल जो है काफ़ी एक्शन देखा है। पूरे MC काउंटर्स में जो है जिस तरीके के ब्रोकरेज कट्स किए गए थे उसका एक इम्पैक्ट था, बट धीरे धीरे करके ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। एक बार राजेश जी, AMC काउंटर्स पर आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि देखिए इनके बिजनेस को तो इम्पैक्ट होगा ही, बट दूसरा मैटर ये है कि SIP के आंकड़े जो हैं हर महीने ऊपर ही जा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग SIP के नंबर्स जो है हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियरी उसके जरूर साबित होते हैं। AMC स्पेस पे आपका व्यू? देखिए, अगर करंट आंकड़े देखें तो करीब करीब मेरे हिसाब से 50 लाख करोड़ के आसपास का इक्विटी पोर्टफोलियो हो गया है पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और SIP के फिगर हर महीना बढ़ते हुए आ रहे हैं। फरवरी के लो जो आंकड़े आए थे उससे अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें करीब करीब 30% की बढ़त इक्विटी पोर्टफोलियो में देखी गई है, जो कि अपने आप में शानदार कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड एज ए निवेश ग्लोबली अगर अपने कंपेयर करें तो अभी भी हमारा परसेंटेज बहुत नीचे है, तो अपसाइड बहुत बचता है, स्कोप बहुत हाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो SIP के आंकड़े हैं खास करके इक्विटी साइड से वो बहुत बेनिफिशियल है इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर के। थोड़ी बहुत दिक्कतें अभी जो हालिया खबरें आई उसको लेकर के हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर लंबी अवधि या कोई नजरिया हो तो इसमें UTI AMC, NAM इंडिया, ये कुछ एक कंपनीज हैं जहां ध्यान दिया जा सकता है। HDFC AMC वगैरह में कोई गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए। UTI और NAM जो है वो थोड़े से ज़्यादा प्रेफर्ड पिक है। HDFC AMC में कोई गिरावट आए तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। बस श्रीकांत जी, एक बार आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख रही थी कि 5200 से 300 के बीच में स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ से और थोड़ी रिकवरी की उम्मीद करें या फिर जो स्ट्रक्चर है वो हाल फिलहाल की गिरावट के बाद बिगड़ चुका है? नहीं, इनफैक्ट इसमें अच्छी खासी रिकवरी बनी है। इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था जब इसमें न्यूज़ फ्लो आया था कि कंसल्टेशन पेपर्स आए थे और कुछ नॉर्म्स चेंज होने वाले थे, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छी गिरावट हमने देखी, लेकिन वो सस्टेन हो गई थी और उसके बाद हमने ग्रेजुअल अपवर्ड एक्टिविटी देखी। अभी इनफैक्ट स्टॉक ने 5450 के लेवल्स को क्रॉस किया है, वो एक बड़ी बात है। मैं कहूँगा कि वापस से ये स्टॉक बुलिश हो रहा है और यहाँ से कम 5700 के लेवल्स और बेस्ट केस में 6000 तक के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई नई खरीदारी करनी हो या लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल HDFC AMC करंट लेवल से खरीदा जा सकता है।
ऑलराइट, तो चलिए मौजूदा स्तरों से भी आप HDFC EMC जो है वो ले सकते हैं, बट एक और काउंटर जो कि आज चर्चा में है वो है NCC, क्योंकि कंपनी ने FY26 की जो गाइडेंस थी, चाहे वो आय को ले लीजिए या फिर EBITDA को ले लीजिए, अब उसको वापस ले लिया है। उनका कहना है कि हाल फिलहाल जिस तरीके के मानसून्स थे उनसे उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी डिले हो गए हैं और उसका एक स्टॉक रिएक्शन NCC यहाँ पर 0.4% की गिरावट, बट आप अगर इसका पिछले 4 दिन का मूव देखेंगे तो इतनी ही भारी गिरावट पिछले 4 दिन से ये काउंटर दिखा रहा है। नीलेश, NCC क्या लगता है, और गिरावट हावी हो सकती है क्या? बिल्कुल सृष्टि, देखिए स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी अगर पुल बैक मिलता है वहां पर बिकवाली ही हावी होती नजर आएगी और निचले स्तरों पर 180 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। तो जब तक 200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने से बचे और सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ये राय है NCC को लेकर। लेकिन एक और सेक्टर है फार्मा, हालांकि हमने इस पर चर्चा पहले भी की है, लेकिन राजेश जी आपकी राय चाहेंगे। हमने कुछ स्टॉक्स की तो बात कर ली है, टोरेंट फार्मा की, लेकिन JB केमिकल भी देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है, करीब 6.5% की तेज़ी है। और अविंदो फार्मा, अवॉट इंडिया, वॉकहार्ट, ये सब भी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में अच्छी तेज़ी है और IT के बाद सबसे ज़्यादा सेक्टर यही आज बज़ कर रहा है। फार्मा को लेकर ओवरऑल आपका फंडामेंटल व्यू क्या है राजेश जी? देखिए, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम इस पूरे स्पेस में बुलिश हैं। एक तो कंपनीज जो हैं अच्छा कारोबार कर रही हैं, अच्छे एंडा फाइल किए हुए हैं और तो सॉरी, स्टॉक्स चले ही नहीं हैं। कुछ दिक्कतें वो US टैरिफ को लेकर के थी जिस वजह से ये ओवरहैंग बना हुआ है और वो अभी हो सकता है कि थोड़े दिन और बना रहे। लेकिन कंपनीज को अगर आप देखें तो अपनी जगह में बहुत शानदार कारोबार कर रही है, फिर वो चाहे वॉकहार्ट हो, जहाँ नए निमोस्लाइड वगैरह लॉन्च किए गए, नए ड्रग्स लॉन्च किए गए, या टोरेंट की बात कर ली जहाँ रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो हम इस पूरे स्पेस में बुलिश हैं। खास बुलिशनेस हमारी CDMO स्पेस में है, जहाँ हम समझते हैं कि जो लार्ज प्लेयर्स जैसे डिवीज वगैरह हैं वो अच्छा कर सकते हैं, या फिर मिड कैप में जो कंपनियां हैं जैसे लुपिन, इप्का, यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तो इसमें हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। तो खास करके ऐसी कंपनियां जो जिनका इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस अच्छा खासा है या यूरोप में बिजनेस अच्छा खासा है, वहां पे हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं। यूरोप में हो या फिर इंडिया सेंट्रिक बिजनेस जिनका ज़्यादा हो, वहाँ पर नज़र रखने की सलाह देंगे। चलिए अपने सहयोगी तृप्ति के पास चलते हैं, वो कुछ डिटेल्स लेकर आए कि कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स है, बड़े ट्रिगर है बाजार के हिसाब से जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए। तृप्ति बताइए कौन कौन से वैसे इवेंट्स है जिन पर नज़र रखें? जी हाँ, देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं जिन पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। अमेरिका से शुरुआत करते हैं तो कल अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे वेटरन्स डे के मौके पर। चलिए अब भारतीय बाजारों की बात कर लेते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल होने वाली। आमतौर पर देखा जाता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहती है, देखना होगा कल किस तरह का मोमेंटम दिखता है मार्केट में, नज़र रखिएगा अपनी। एमफी के कल आंकड़े आने वाले हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स और SIPs के इनफ्लो के आंकड़े आने वाले हैं, इन पर खास तौर पर नज़र रखिएगा। निफ्टी कंपनी बजाज फिनसर्व का Q2 के नतीजे कल जारी करेगी। इसके अलावा बात करें बायोकॉन, टाटा पावर और RVNL भी अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी और इसके अलावा भी अन्य ढेरों कंपनियां कल अपने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कंपनीज में सॉफ्ट बैंक और सोनी भी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहां पर जारी करती हुई नजर आएगी। बायोकॉन और भारत फोर्ज की बात करें तो इनके बोर्ड्स फंड जुटाने को लेकर विचार कर सकते हैं। MV फोटोवोल्टिक का IPO कल खुलने जा रहा है जिसमें पैसा लगाने का आपको मौका मिलेगा। साथ ही एक और IPO फिजिक्स वल्ला का IPO भी कल से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, यहाँ पर भी आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। पाइन लैब्स का IPO कल बंद होगा, यानी कि कल सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है, पैसा लगाने का आखिरी मौका यहाँ पर है। इसके अलावा PM मोदी कल से 2 दिन के भूटान दौरे पर जा रहे हैं, देखना होगा यहाँ से क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें आपको कल के लिए अपनी नज़र में बनाकर रखना है। तो कल काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन सबसे अहम होगा बिहार चुनाव का जो एग्जिट पोल कल आएगा। कल दूसरे चरण के चुनाव के मतदान के बाद ये एग्जिट पोल शाम को 6 बजे से आएगा, वो अहम होगा। तो उसकी कवरेज देखनी ज़रूरी होगी कि क्या कुछ वहाँ से निकल कर आ रहा है, किस तरह की कौन सरकार बना रही है। तो एक सेंटिमेंट वहाँ पर बदलेगा बाजार का। बाजार इस बीच देखे तो बाजार की तेज़ी कम हुई है,
150 अंकों की तेजी दिख रही तो निफ्टी में वो आधी रह गई है, अब सिर्फ 75 अंकों की मजबूती यहाँ पे दिख रही है। बैंक निफ्टी की चाल पर भी नजर रखनी जरूरी होगी। अब ये 100 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी बैंक में दिख रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे, लगातार बात कर रहे हैं कि 58,000 के की लेवल के पास ही है बाजार, वहां से बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं कर रहा है, 50-100 अंकों के रेंज में ही घूम रहा है निफ्टी बैंक। चलिए एक और सेक्टर है उस पर चर्चा कर लेते हैं, वो है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट में आज कई सारे स्टॉक्स है जहां पर दबाव दिख रहा है, जिसमें शोभा है करीब 3.5% की गिरावट है, लोढ़ा में गिरावट दिख रही है 2.25% के आसपास की। रियल एस्टेट को लेकर राजेश जी आपकी राय क्या है, कैसा दिख रहा है सेक्टर, यहां से कोई पिक है क्या आपकी? देखिए, रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर देखेंगे ना तो अच्छा परफॉर्म किया पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, सारी कंपनियों ने अच्छी बढ़त की। मेरे ख्याल से जो भी फंडामेंटल्स थे पॉजिटिव्स वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो इस बार नई खरीदारी की सलाह नहीं है। दूसरे अगर आप देखें तो लगातार कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, इन्वेंट्री की और कई चीजों की दिक्कतें रहती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं उचित रहता। तो हमने कई बार ये कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खास करके तो जो हाउसिंग रियल एस्टेट की जो एंसिलरी कंपनीज है, जैसे कि पेंट कंपनियां हो, एशियन पेंट, वहां ध्यान देना चाहिए, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में LIC हाउसिंग फाइनेंस अच्छी लग रही है, या फिर पाइप्स वगैरह में देखा जाए तो एस्ट्रल अच्छा लग रहा है, तो वहां ध्यान देने की सलाह हमने हमारे क्लाइंटों को भी दे रखी है। और अगर किसी को स्पेसिफिक रियल एस्टेट में ही निवेश करना हो तो मैं समझता हूँ DLF जैसी कंपनी पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ के उनके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट में उन्होंने डेट बहुत कम कर लिया है, इवन गोदरेज प्रॉपर्टीज थोड़ी बेहतर पड़ती है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ हम बुलिश हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ चुनिंदा काउंटर्स रियल एस्टेट पैक से जो कि फिलहाल राजेश जी को पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ एंसिलरी काउंटर्स में से आप पाइप रिलेटेड काउंटर्स भी जो है चूज कर सकते हैं। वहां पर एस्ट्रल के देखिए नतीजे भी हमने उस दिन हाईलाइट किए थे, एक दिन में 7% का मूव था और इनके कंपेटिटर्स के मुकाबले जो है इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, और आज फिर से देखिए स्टॉक में हरे निशान में कारोबार हो रहा है। चलिए, ये तो बात रही रियल एस्टेट की, पर आगे रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का, जहां पर सरकार कोल गैसिफिकेशन को लेकर नई इंसेंटिव स्कीम लाने की तैयारी में है। इसको लेकर कोयला मंत्रालय ने अलग अलग मंत्रालयों की कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट भेज दिया है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। प्रकाश, बताइए क्या कुछ खबर है? देखिए, कोल सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार एक न्यू इंसेंटिव प्लान पे काम कर रही है, खासकर कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नया इंसेंटिव प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि देश में नए कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएं। जैसा कि आपको पता है कि एक 8500 करोड़ रुपए का एक कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव्स जो है ऑलरेडी सरकार रन कर रही है, लेकिन एक नया कॉम्प्रिहेंसिव इंसेंटिव प्लान तैयार हो रहा है जिसकी लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए होगी। दरअसल कोल मंत्रालय ने जो प्रस्ताव है उसको अंतिम रूप दे दिया है। इनफैक्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन जो है उसकी शुरुआत हो गई है और इस पर वित्त मंत्रालय से भी उसकी राय मांगी गई है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल इंडस्ट्री को कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इंसेंटिव्स का फायदा जो है वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में दिया जाएगा। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोल को गैसिफाई किया जाए, एक क्लीन एनर्जी के तौर पर उसको कन्वर्ट किया जाए और उसका इस्तेमाल जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या दूसरी इंडस्ट्री है उसको गैस सप्लाई के जरिए उसको फायदा पहुंचाया जाए। शुरुआती प्रपोजल के हिसाब से जो कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो जो मौजूदा गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसके पास उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा और इन प्रोजेक्ट से जो गैस निकलेंगे उसको गैस बेस्ड पावर जो स्टैंडर्ड करीब 20,000 मेगावाट की कैपेसिटी के गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसको सप्लाई किया जाएगा। ये शुरुआती प्रपोजल है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है, इंडस्ट्री की भी राय मांगी गई है और उसके बाद ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सरकार इसके जरिए कोल सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है और जो ओवरऑल कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत जो ओवरऑल टारगेट है 100 मिलियन टन का बाय 2030 उस क्वांटम में भी काफी बढ़ोतरी होगी और इस मात्रा को सरकार बढ़ाएगी। लेकिन इस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर इस पर कैबिनेट का फाइनल अप्रूवल ले लिया जाएगा।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश, ये पूरी जानकारी के लिए। तो कोल सेक्टर के लिए बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ पर 2030 तक के लिए भी टारगेट्स जो हैं वो बैठाए गए हैं और अगले 3 से 4 महीनों में इसमें कैबिनेट का अप्रूवल भी आ सकता है। कोल सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर, और आज देख रहे हैं कुछ एक स्टॉक्स जो हैं उनमें भी एक अच्छा एक्शन आते हुए। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ काउंटर्स पे चर्चा करेंगे। और आज एक बड़ा दिन रहा लेंसकार्ट की लिस्टिंग के लिए भी, क्योंकि देखिए कई चर्चा हुई कि किस तरीके के वैल्यूएशंस हैं और जिस लेवल्स पे और जिस स्तर पे लेंसकार्ट का आईपीओ आया है वो जस्टिफाइड नहीं है। बट उसके बावजूद देखिए मार्केट तो मार्केट है। हालांकि लिस्टिंग जो थी वो 9% डिस्काउंट पे हुई थी, बट उसके बाद स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली और इशू प्राइस के ठीक बगल में जाके स्टॉक बैठ गया। 402 था इनका इशू प्राइस, 404 फिर 409 तक आई थिंक आज के सत्र में हमने लेंसकार्ट को जाते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं निराश तो नहीं किया उन सभी लोगों को जिनका आईपीओ लगा था, 20 टाइम सब्सक्राइब जरूर हुआ था। पर लेंसकार्ट से उम्मीदें तो ऐसी नहीं थी, बट अच्छी बात है कि ऐसे बाजार में भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है और साथ ही साथ अब ब्रोकरेजेस भी इसको लेकर एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि आज पहले ही दिन लिस्टिंग के ठीक पहले ही आज एक इस पे रिपोर्ट भी आ गई थी, जहां पर एम्बिट ने इस पे सेल की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और जो टारगेट प्राइस बता रहे हैं वो 337 बता रहे हैं। यानी मौजूदा स्तर से देखें तो 20% तक का तो डाउनसाइड वो ऐसे ही देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मतलब 15 से 20% की रेंज में। पर राजेश जी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि लेंसकार्ट पे आपका क्या व्यू है राजेश जी, क्योंकि ऐसे काउंटर्स जहां पर देखिए लोग एक्साइटमेंट में आईपीओ में पैसा तो लगा देते हैं और अलॉटमेंट भी हो जाता है, बट उसके बाद ये जो पूरी खबरें सराउंड करती हैं कि वैल्यूएशंस इतने हैं, होने नहीं चाहिए, फिर मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आता है, तो उससे घबराहट तो रहती है। बट अभी कहीं ना कहीं मौका है क्या निकलने का लेंसकार्ट से, या फिर आपका व्यू है कि लंबे समय में कुछ कमाल कर सकता है ये? सृष्टि जी, ऐसा है कि आईपीओ में जो इन दिनों आईपीओ अगर आप देखो तो लगातार बाढ़ आई हुई है आईपीओ की। हर हफ्ते 10-20 आईपीओ आ जाते हैं। इस हफ्ते भी 7 आईपीओ हैं। तो लगातार आईपीओ आ रहे हैं। वैल्यूएशन कई जगह तो ऐसे हैं कि किसी तरीके की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बैठती है। लोग जीएमपी देख करके पैसे लगा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जीएमपी देख करके कोई भी निर्णय ना लें। आप वैल्यूएशन देखें, कंपनी की पेडिग्री देखें, उसके बाद ही पैसे लगाएं। खैर, ये तो जुदा बात हुई आईपीओ एज ए होल की। बट अगर खास लेंसकार्ट की बात की जाए तो अगर आप देखो तो 2800 स्टोर है। रेवेन्यू 61% इंडिया से आता है, 39% इंटरनेशनल है, ओमनी चैनल है, कई ब्रांड्स हैं, 5 उनकी फैसिलिटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। एक नई लगाने की बात कर रहे हैं। सब कुछ अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 200 के ऊपर की पी पे मुझे कहीं से भी कंफर्ट नहीं आता है। और मैंने प्री आईपीओ भी कई बार कई प्लेटफॉर्म पे इसे अवॉइड की ही सलाह दी थी। और आज जबकि ये आईपीओ प्राइस के ऑलमोस्ट नजदीक चल रहा है, मैं नहीं जानता कि कल हो सकता है और घट-बढ़ हो जाए, क्योंकि अभी लिस्टिंग तुरंत ही हुई है तो कई चीजें साथ में चलती हैं। लेकिन ये एक निकलने का मौका है। लंबी अवधि में अच्छे पैसे बन सकते हैं क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है, कारोबार अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। बट मुझे यहाँ से गिरावट नजर आती है। गिरावट में खरीदारी करेंगे इस वक्त एक बार जिनके भी आया है तो मामूली फायदे नुकसान में निकल जाए तो बेहतर होगा। तो अगर लंबी अवधि का नज़रिया तब तो बनाए रह सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो यहाँ पे मुनाफा अगर हो रहा है तो लेकर निकल जाने की सलाह राजेश जी की तरफ से दी जा रही है। चलिए, एक स्टॉक है उसको लेकर खबर आ रही है, हिंदुस्तान जिंक को लेकर खबर ये है कि आंध्र प्रदेश में कंपनी को टंगस्टन जो एक स्ट्रैटेजिक मिनरल माना जाता है, इसकी खोज के लिए कुछ यहाँ पर कंपोजिट लाइसेंस कंपनी को दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। और ये जो ब्लॉक है जहाँ पर उनको ये कंपोजिट लाइसेंस जहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए दिया गया है, ये करीब करीब 308 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। और कंपनी इस लाइसेंस मिलने के बाद टंगस्टन तथा उससे जुड़े हुए जितने भी एसोसिएटेड मिनरल्स होंगे उसको खोजने एवं विकसित करने की अनुमति कंपनी को दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा ये नीलामी के तहत उन्हें मिली है, ये लाइसेंस दिया गया। हिंदुस्तान जिंक को लेकर श्रीकांत जी, आपकी राय क्या है सर? तो देखिए, वैसे इसमें एक कंसोलिडेशन का एक फॉर्मेशन बना हुआ है। ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 510 से लेकर 520 तक के लेवल दिखा सकते हैं।
और करंट लेवल्स अगर मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका था प्रीवियस फॉल में, तो यहाँ से अभी मुझे लगता है कि डाउनसाइड कम है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में 470 475 के करीब इसमें लेने के मौके बनेंगे। टारगेट्स 520 के नजर आते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पर दी जा रही है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। एक और खबर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर, कंपनी की जो सब्सिडरी थी जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5 को लेकर, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की जो प्लिया थी, जो याचिका थी, उसको सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। जो सीईआरसी के ऑर्डर के खिलाफ आया था, जो सीईआरसी का जो ऑर्डर था जिसमें उनके टैरिफ जो कोट किया गया था जेएसडब्ल्यू विड में 1000 मेगावाट के बीज प्रोजेक्ट के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। उसी के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी मिल गई है कि उसे वापस से उस पर सुनवाई होगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर एक राय नीलेश जी आपकी तरफ से। तो देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पिछले इनफैक्ट 2-3 सप्ताह से अगर आप देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर 510 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 540 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल के लिए कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 510 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी करने से परहेज करें, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि काउंटर यहाँ से एक स्पर्ट दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए 510 और 540 की एक लिमिटेड रेंज मैं कहूंगा, उस पर्टिकुलर रेंज में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एशियन पेंट्स पर एक राय ले लेते हैं। अच्छी तेजी आज दिख रही है, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अच्छी तेजी थी वहां पर, आज भी 1.5% के आसपास की मजबूती दिख रही है। श्रीकांत जी आपकी राय एशियन पेंट्स को लेकर। तो देखिए काफी अच्छा एक हमने प्राइस में इजाफा देखा है, और इतनी बड़ी रैली के बाद हमें लगता है कि थोड़ा वक्त शायद 2670-75 के रेंज में स्टॉक निकाल सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो अभी जो चाल इसमें बनी है, उसमें लगता है हमें और भी रिट्रेसमेंट आने वाले कुछ महीनों में देखने मिलेगा। थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 2900 के लेवल्स के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से मैं ये कहूंगा कि इसमें अगर कोई पोजीशन हो तो इसमें बने रहे और 2850-2900 के करीब मुनाफा वसूलने की कोशिश करें। ये सलाह एशियन पेंट्स को लेकर है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, श्रीकांत जी आपका, राजेश जी आपका, नीलेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बाजार को देखें तो बाजार की तेजी आधी रह गई है। निफ्टी करीब 75 अंकों की तेजी अब सिर्फ दिखा रहा है। 25,575 के बेहद करीब की क्लोजिंग लग रही है। निफ्टी बैंक की पूरी तेजी अब गायब होती दिख रही है। 57,900 के करीब निफ्टी बैंक दिख रहा है। आज के सत्र की अगर बात करें तो इन्फोसिस जहां पे जबरदस्त तेजी दिखी, करीब 2.5% की मजबूती दिखी। HCL टेक और TCS और विप्रो, ये चारों स्टॉक्स, चारों जो दिग्गज IT कंपनियां हैं, आज के सत्र में काफी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते दिख रहे थे। निफ्टी में और स्टॉक्स की बात करें तो ग्रासिम में अच्छी तेजी थी, हीरो मोटो में अच्छी तेजी थी, बजाज फाइनेंस, उसके नतीजे आने वाले हैं कुछ ही देर में, उससे पहले आज नतीजों से पहले अच्छी मजबूती यहां पर भी देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसी काउंटर्स थे। बजाज फिनसर्व के भी कल नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, इन दिग्गजों से आज बाजार को काफी सपोर्ट मिला है। टाइटन में भी अच्छी तेजी थी। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक काउंटर ऐसा था जहां पर ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार हुआ है। कुछ गिरावट वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो उसमें ट्रेंड सबसे ज्यादा कमजोर था। नतीजों के बाद हालांकि नतीजे उतने कमजोर नहीं थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो कमजोर थी उसका दबाव दिखा। 7.5% से ज्यादा टूटकर ये काउंटर बंद हुआ है। टाटा कंज्यूमर करीब 2.25% यहाँ गिरावट, निफ्टी के टॉप लूजर्स में दूसरे नंबर पे है। इटर्नल काफी गिरावट यहाँ पर भी 1.5% से ज्यादा की। अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पर भी गिरावट थी। पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जहां आज के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। हिंडाल्को, M&M, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये कुछ ऐसे काउंटर थे जहां पे काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर कहें तो बाजार के लिए सत्र अच्छा रहा है, लेकिन आखिरी घंटे में आते आते जो तेजी थी शुरुआती, वो यहाँ पर गायब होती दिखी है। और आखिर में निफ्टी 50 83 अंक गिरकर 83 अंक की तेजी के साथ 25,575 पे बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक मामूली तेजी के साथ 57,000
940 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। तो 58,000 का जो लेवल है उसके आसपास बाजार के लिए एक काफ़ी दिक्कत हो रही, मशक्कत करना हो रहा है ऊपर में जाने में या नीचे में। क्रूशियल लेवल है जो हम लगातार आपको बता भी रहे थे और वही, लेकिन आज का क्लियर कट जो विनर था वो निफ्टी आईटी था और साथ ही कमजोरी में देखें तो निफ्टी एफएमसीजी जैसे स्टॉक से यहाँ पे कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। चलिए इसी नोट पर क्लोजिंग कॉल्स को यहीं पे समेटेंगे। मुझे और सृष्टि को भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे कल का बाजार। जल्द लौटते हैं।